हाँ। अब हम देखने जा रहे हैं कि व्याप्ति और अव्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति और अव्याप्ति, और इसको व्याप्ति के लिए हम सही और अव्याप्ति के लिए गलत यूज करेंगे। ठीक है, या फिर जहां गलत यूज कर देंगे आपको समझ जाना है कि अव्याप्त है, जहां सही यूज करेंगे आपको समझ जाना है कि व्याप्त है। ठीक है, आपके पास हम पीछे अभी पढ़े हैं कि आपके पास 4 तरीके के सेंटेंस है, ए ई आई ओ। ठीक है, आपके पास 4 तरीके के सेंटेंस हैं और हम ये उद्देश्य और 2 ही तो पद होते हैं, या तो उद्देश्य पद होते हैं या विधेय पद होते हैं, या तो सब्जेक्ट होते हैं या प्रेडिकेट होते हैं। तो ए टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो है उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं या नहीं होते हैं, या विधेय पद व्याप्त होते हैं या नहीं होते हैं ई में। उसी तरह से आई और ओ में देखेंगे। तो हम पहले ए का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपने से समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सभी सैनिक देशभक्त हैं। हमने ये कहा सभी सैनिक देशभक्त हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पद हैं, एक सैनिक है और एक देशभक्त है। इसमें कौन पद व्याप्त होगा, कौन पद अव्याप्त होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझाएंगे तब समझेंगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। आप बताइए, यहां हम देशभक्त रखें या यहाँ सैनिक रखें, कहां रखें? हमने कहा कि सभी सैनिक देशभक्त हैं, मतलब देशभक्त जितने, यदि देशभक्त हैं, पूरे देशभक्त हैं, उसके मतलब यदि सैनिक की बात करें पूरे पूरे सैनिक देशभक्त हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें सैनिक जो होगा इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा देशभक्त का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी देशभक्त हो सकते हैं, हम भी देशभक्त हो सकते हैं, और भी बहुत लोग देशभक्त हो सकते हैं, ऊपर से नीचे के लोग देशभक्ति हैं। ठीक है, तो आपको जो है उस देशभक्तों में से कुछ लोग जो हैं वो सैनिक हैं। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने सैनिक हैं वो देशभक्त हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने देशभक्त हो वो सैनिक हो। हमारे यही कंसेप्ट है आपको। ठीक है, यदि हम कहें कि सभी सैनिक देशभक्त हैं, यदि हम ऐसे कर रहे हैं, इसको यहां ला रहे हैं, हम कहें कि सभी देशभक्त सैनिक हैं, सभी देशभक्त सैनिक हैं, सभी जो देशभक्त हैं वो सैनिक हैं। मतलब जो हम यदि हम ये विधेय पद को उद्देश्य के पास ले आ रहे हैं तो हमको लगता है कि सेंटेंस गलत है। इसका मतलब ये हो जा रहा है, क्या कहें कि जब हम विधेय पद को उद्देश्य के पास ले आ रहे हैं, हम जब विधेय पद को उद्देश्य के पास ले आ रहे हैं, इसका मतलब हो जा रहा है सेंटेंस गलत है, क्योंकि सभी देशभक्त सैनिक हैं, ये हो ही नहीं रहा। सभी देशभक्त सैनिक, हम तो सैनिक नहीं है, जो सैनिक है वो देशभक्त है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधेय पद है वो अव्याप्त है। विधेय पद जो है वो अव्याप्त है। क्या है? विधेय पद अव्याप्त है। तो गलत कर दिए। इसका मतलब ए जो सेंटेंस होता है उसमें विधेय पद अव्याप्त है। लेकिन हम कहें कि सभी सैनिक देशभक्त हैं, सभी सैनिक देशभक्त हैं। आप सैनिक देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा सैनिक यहाँ उठाएं, कहीं भी उठा के रख दें। ठीक है, आपको पता चलेगा सैनिक पूरे पूरे देशभक्त हैं। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है कि ये आपका जो ए टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें उद्देश्य पद जो होते हैं वो व्याप्त होते हैं, और जो विधेय पद होते हैं वो अव्याप्त होते हैं। ठीक है, ये आप ख्याल रखिएगा। बाई भी इस कंसेप्ट को भूल भी जा रहे हैं तो एक हम आपको बना दे रहे हैं, वो टेबल बना दे रहे हैं। ये जो टेबल क्रिएट होगा, अब इस टेबल को देख लेंगे, सही से आपको याद रहना चाहिए। ये टेबल आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक, और जैसे यहाँ सही हो जाएगा और यहाँ गलत हो जाएगा। अब एक इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेबल का क्या डायग्राम है, किस फॉर्म में है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये ख्याल रख लेना चाहिए कि सही से शुरू होता है और सही पे खत्म होता है। देखिए सही से शुरू हो रहा है, सही से शुरू हो रहा है कि नहीं, मतलब व्याप्त पदों से सही मतलब शुरू हो रहे हैं और व्याप्त पे ही खत्म हो रहा है। तो ये इस चीज को आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। हालांकि इससे प्रश्न कम बनते हैं, अभी तक प्रश्न उस टाइप से नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये है या नहीं है। ठीक है, ई टाइप के सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें किस तरह से होता है। इसको कहा जाता है कि कोई भी सैनिक देशभक्त नहीं है। कोई भी सैनिक क्या है? देशभक्त नहीं है। आपको ओरिजिनली लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन आपको उस पर जाना नहीं है। ठीक है, सेंटेंस गलत है या सही हम पहले कर चुके हैं कि उस पर जाना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने बना लिया, ये इस टाइप का नहीं बनेगा, रोक दियो क्या। हमने कहा कि कोई भी सैनिक देशभक्त नहीं है। इसका मतलब जो सैनिक और देशभक्त में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां सैनिक है और
यहाँ देशभक्त है, ठीक है। और दोनों में कार्य है, कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई सैनिक का एलिमेंट जो है वो देशभक्त में नहीं जा रहे हैं और देशभक्त का एलिमेंट में सैनिक में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यही है, यदि हम सैनिक देशभक्त को यहाँ रखें या सैनिक को वहां रखें, दोनों का मतलब वही हो जाएगा, कोई देशभक्त सैनिक नहीं है, कोई सैनिक देशभक्त नहीं है। इसका मतलब है कि जो रियल ई टाइप का है तो व्याप्ति और अव्याप्ति इस नहीं को लेकर के सोचेंगे, ठीक है। तो इससे ये हो जाता है कि दोनों में व्याप्त है, ठीक है। चाहे आप यहाँ उठा के रख दीजिए या फिर इसको यहाँ उठा के रख दीजिए, दोनों में आपको कोई मतलब चेंज लगेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आप बाकी जो है आपको उतने समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस टेबल को याद ही रखें, ठीक है। अब जो मेन कंसेप्ट है हमारा आज का, परंपरागत विरोध वर्ग, इस टेबल को नोट कर ले कहीं, ठीक है। परंपरागत विरोध वर्ग अब पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, और किसी भी रूप में बन सकता है। और मैं आपको कहूंगा कि इसमें जो अंग्रेजी में बताऊंगा, ठीक है, उसको आप जरूर ख्याल रखें अंग्रेजी, क्योंकि कई बार ये होता है ना फर्स्ट पेपर में खास करके आपको अंग्रेजी और हिंदी में कुछ ऐसा डिफरेंस आपको दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी पे भी ख्याल रखना है कि इसका अंग्रेजी क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं परंपरागत विरोध का विरोध वर्ग। पहली बात तो वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, और एक विरोध की बात है, और ये परंपरा से चली आ रही है, ठीक है। परंपरा से इसीलिए इसको कह रहे हैं परंपरा से चली आ रही है कि जनरली इसको बनाया उसी तरह से गया है कि जनरल डेली लाइफ में किस तरह से यूज होता था, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सभी सैनिक बहादुर हैं, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि कुछ सैनिक बहादुर हैं, कुछ सैनिक बहादुर हैं, ठीक है। हम आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कुछ सैनिक बहादुर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। इस सेंटेंस को यदि हम ध्यान में रखें, इस सेंटेंस को कि सभी सैनिक बहादुर हैं, मतलब पूरे के पूरे सैनिक जब बहादुर थे तो हम कुछ की बात कर दिए, इस छोटे से एलिमेंट की बात कर, वो भी बहादुर होंगे, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ सैनिक बहादुर नहीं है। इस सेंटेंस की तुलना में करें तो एक चीज देखिए कि सभी सैनिक बहादुर हैं, ये ए टाइप के सेंटेंस हुए, ठीक है। कुछ सैनिक बहादुर हैं, ये ए ई आई टाइप के हो गए, और कुछ सैनिक बहादुर नहीं है, ओ टाइप के सेंटेंस हुए। तो देख रहे हैं यदि ए सही है हमारा, ये सही है, सभी सैनिक बहादुर हैं, तो आई भी सही हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ओ सही हो रहा है? नहीं सही हो रहा है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, तो एक वर्ग है, आपको उस आधार पे हम एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे, और ये हमको इतना नहीं करना पड़ेगा गलत है सही है, बस हम देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है। AEIO सेंटेंस बस देख लेंगे और आराम से बता सकते हैं कि सेंटेंस वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब गलत है या सही, ठीक है। तो देखते हैं परंपरागत विरोध वर्ग क्या होता है। पहले एक वर्ग बना लेते हैं और उसी पे समझने की कोशिश करेंगे। आप बहुत अच्छे समझिएगा, वरना बहुत गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो वर्ग पहले बना लेते हैं। ये वर्ग जिसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, और आप भी जैसे जैसे हम छाप रहे हैं वैसे वैसे आप भी छाप दीजिए AEIO, ठीक है। ये पोजीशन आप चेंज नहीं करिएगा, ए जहां है वही रहेगा, EIO सॉरी AEIO, ठीक। ऐसा नहीं कोई लोग AEIO कर दीजिएगा या फिर ए को यहाँ रखिएगा, ई को यहाँ, इस तरह से कुछ नहीं करना है, जैसे बनाया होगा वैसे ही रखना है, ठीक है। अब देखिए ए और आई के बीच में कुछ रिलेशन है, ए और ओ के बीच में कुछ रिलेशन है, ऐसे ही ई और आई के बीच में कुछ रिलेशन है, ऐसे ओ और ए के बीच में कुछ रिलेशन है, ए और ई, तो सबका एक दूसरे से रिलेशन है। तो उस रिलेशन का नाम हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो ए और ई, एक चीज देखिए किस टाइप के सेंटेंस है, सामान्य स्वीकारात्मक है और सामान्य निषेधात्मक है। मतलब कॉमनली क्या है, ये सामान्य जो तर्क वाक्य है, सामान्य तर्क वाक्य है, उन दोनों के बीच जो रिलेशन होते हैं ना, वो होते हैं विपरीत के रिलेशन होते हैं, ठीक है, विपरीत के रिलेशन होते हैं, ठीक। ऐसे ही ये क्या है, कुछ है और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये आई टाइप के हैं और ये ओ टाइप के हैं, मतलब ये विशेष हैं और ये भी विशेष हैं, ये विशेष स्वीकारात्मक है और ये विशेष निषेधात्मक है। कॉमन क्या है, विशेष। तो विशेष तर्क वाक्यों के बीच के जो रिलेशन होते हैं वो विरुद्ध के रिलेशन होते हैं। किस चीज के रिलेशन होते हैं, विरुद्ध। अब हमने कहा था कि अंग्रेजी पे भी ध्यान रखना है, तो इसका जो होता है
CONTRARY, ये कंट्ररी का रिलेशन होता है और इसमें सब कंट्ररी, सब CONTRARY, ठीक है। कंट्ररी और सब कंट्ररी का रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही ए और ओ के बीच का जो रिलेशन होता है, ए और ओ के बीच का जो रिलेशन होता है, कंट्राडिक्शन का रिलेशन होता है, CONTRADICTR, कंट्राडिक्शन का रिलेशन होता है और हिंदी में इसको व्याघात कहते हैं, व्याघात, ठीक है। कंट्राडिक्शन या फिर व्याघात, ऐसे सेम ही रिलेशन आई और ई के बीच में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सामान्य स्वीकारात्मक है और विशेष निषेधात्मक है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको कहते हैं कंट्राडिक्शन, ठीक। या फिर सामान्य निषेधात्मक और विशेष स्वीकारात्मक के बीच भी कंट्राडिक्शन का ही रिलेशन है, ठीक है। और ये देखिए, ये सामान्य हुआ स्वीकारात्मक, ये विशेष स्वीकारात्मक हुआ, इन दोनों के बीच, और इधर भी है सामान्य निषेधात्मक और ये विशेष निषेधात्मक, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं उपाश्रय। क्या कहते हैं? उपाश्रय। और यहां भी उपाश्रय का ही रिलेशन होता है, उपाश्रय। और अंग्रेजी में उपाश्रय को कहते हैं सब अल्टरनेशन। क्या कहते हैं? सब अल्टरनेशन, ठीक है। इसको भी आप लिख दें, सब अल्टरनेशन, ठीक है। बेसिक चीज आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या रिलेशन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विपरीत जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, विरोध कह रहे हैं तो क्या मतलब हो सकता है, उपाश्रय मत कहेंगे तो क्या मतलब होगा, व्याघात कहेंगे तो मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्याघात से, ठीक है। व्याघात बहुत आसान कंसेप्ट है। व्याघात अंग्रेजी लिख दी है कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब अंग्रेजी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे फ्रेंड्स जो थे वो अंग्रेजी के चलते इसको गलत किए थे, ठीक है। तो आप अंग्रेजी बिल्कुल ख्याल रखें। आप जब परंपरागत विरोध वर्ग के क्वेश्चन आवे, ठीक है, जैसे ही परंपरागत विरोध वर्ग के क्वेश्चन आवे तो आपको एक बार देख लेना है कि इसका अंग्रेजी क्या हुआ है। जहां लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है वहां जाके आप एक बार लैंग्वेज जरूर चेंज करके देख लें कि कंट्रारी है, सब अल्टरनेशन है, कंट्राडिक्शन है, सब कंट्रारी है, क्या है। जरूर लैंग्वेज आपको चेंज करके देख ही लेना है, वरना हो सकता है कि गलत करके आ जाए, ठीक। क्योंकि जो हिंदी का है बहुत, आप नाम देख रहे हैं, कुछ लग रहा है सब बराबर ही है, तो इस तरह से अब, लेकिन सब कंट्राडिक्शन, कंट्रारी, सब कंट्रारी और सब अल्टरनेशन। तो व्याघात क्या होता है? व्याघात जो होता है, लिख दे रहा हूं कि जब दो क्या है, सामान्य और विशेष, स्वीकारात्मक और ये विशेष निषेधात्मक, सेम चीज यहां भी है। तो इसमें क्या होता है, दो तर्कवाक जो होते हैं, दो तर्कवाक एक साथ ना तो सही होगा और ना एक साथ गलत होगा। क्या है? एक साथ ना तो सत्य होगा ना ही असत्य। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? दो तर्कवाक एक साथ ना तो असत्य हो सकते हैं ना ही सत्य। ये यदि कंट्राडिक्शन का रिलेशन है, व्याघात का रिलेशन है, तो एक साथ कोई भी दो तर्कवाक ना तो सत्य होगा ना असत्य होगा। हमने कहा कि ए सही है और कह रहे हैं ए, तो ओ क्या होगा? अगर ए सही है तो ओ क्या होगा? तो हमारा डिफिनेशन यही कह रहा है कि दो तर्कवाक एक साथ ना तो सत्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए सही हो गया तो सत्य नहीं होगा तो क्या होगा? असत्य होगा भाई, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि ई के बीच भी वही रिलेशन है। यदि ई सही हो जाएगा, ई सही हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा आई के क्या रिलेशन होगा? तो भाई ई और आई के बीच में आप रिलेशन देख लीजिए, किस चीज का रिलेशन है? व्याघात का। यहां भी लिख दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रह जाए। ई और आई के बीच में जो है व्याघात का रिलेशन हो गया। मतलब ई यदि सही है, ओ ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि जो तर्क हुआ एक साथ सत्य नहीं हो सकता। मतलब ई भी सही हो और आई भी सही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे ही ए सही हो ओ भी सही हो, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई लॉजिक आप देख रहे हैं कि ए और ओ सही कर दे रहा तो समझ जाइए कि वो लॉजिक इनवैलिड है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, हमने ये कह दिया, ठीक है। सभी मनुष्य मरणशील है। एक सेंटेंस आपको ये दे दिया, मतलब ये टाइप का सेंटेंस, और हमने कह दिया कि कुछ मनुष्य मरणशील नहीं,
हमने ये कह दिया, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि दोनों सही है। बाय द वे हमने कह दिया कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि दोनों सही है और पूछ दिए कि ये जो हमारा तर्क है, हमारा ये जो तर्क चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है हमारा, क्या ये वैलिड है, ये इनवैलिड है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये इनवैलिड है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए भी सही है और ओ भी सही है। कैसे हो सकता है भाई? हमारा व्याघात का नियम कहता है कि ना ए यदि सही हो गया तो ओ को पक्का क्या है, गलत होना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, इसका मतलब कुछ मनुष्य मरणशील कैसे नहीं हो सकता, होगा ही मनुष्य, ये भी मनुष्य मरणशील होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो लॉजिक है इनवैलिड है। लेकिन आपको इस तरह के प्रश्न अभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन, जब इस बार का जो क्वेश्चन हमने देखा है उसमें बहुत बेसिक लेवल का ही कंसेप्ट उठाया और उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ ले रहा था, तो संभव है कि इस तरह के प्रश्न पूछ ले, ठीक है। लेकिन अभी हम परंपरागत ग्रोथ वर्ग समझ रहे हैं, तो इसको समझते हैं। तो पहली बात आपने व्याघात को समझ लिया, ठीक है। पहली बात यह है कि आपने व्याघात को समझ लिया और व्याघात में ये दो केस, तो ये हो गया, दो केस आप ये क्रिएट करिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओ सही हो जाए, ओ सही हो जाए, तब क्या होगा भाई? ओ सही हो गया, इसका मतलब ए गलत होगा, ठीक। ओ सही हो गया तो ए गलत होगा। ऐसा ही आई सही हो गया तो हमारा आई अगर सही हो गया तो ई गलत होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हमारा ओ गलत हो जाए, ओ पहले ही गलत हो जाए, ओ पहले गलत हो जाए तो मतलब ए जो है सही हो जाएगा। ओ गलत हो गया, ओ गलत हो गया तो ए सही हो जाएगा, क्योंकि नियम है व्याघात का। ऐसे ही हमारा आई गलत हो गया तो ई क्या होगा? सही होगा, ठीक है। बस कोना कोनी में व्याघात का रिलेशन है और एक गलत तो दूसरा पक्का है कि सही होगा, दूसरा सही मतलब पहला पक्का, ये क्या कहते हैं, मान लीजिए ए सही हो गया, ए तो यहां देख लीजिए, मान लीजिए ए गलत है तो ओ सही होगा। ऐसे ही ई गलत है तो ई के साथ आई का रिलेशन है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी। यही हमारे पास कितने केस हो गए? 8 केस हो गए। इस 8 केस को आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ देखना है होना को नहीं है, व्याघात का नियम है, ये सही तो वो गलत होगा, आई गलत है तो ये सही होगा, ठीक है। इस तरह से आप व्याघात को देख लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम विपरीत को। आप एक बार नोट कर लें, जरूर नोट कर लें, वरना भूल जाइएगा तो फिर बार बार देखना पड़ेगा यूट्यूब को, ठीक है। अब देखते हैं विपरीत का क्या कंसेप्ट है। विपरीत में बहुत सामान्य सा कंसेप्ट है विपरीत, जिसका हिंदी हमने अंग्रेजी लिख चुके हैं कंट्ररी, ठीक है। विपरीत का इंग्लिश कंट्ररी। तो ये ए और ई के बीच का रिलेशन है, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, दो सामान्य तर्क वाक्य है कि नहीं, ए और ई सामान्य तर्क वाक्य है। डेफिनेशन थोड़ा बना दे, सामान्य तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। क्या है? एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, परंतु असत्य हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। दो तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं होते, होते क्या है? दो सामान्य तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं होते परंतु असत्य हो सकते हैं। ये होते और हो सकते हैं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। होते और हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब हो गया कि डिफिनिट नहीं है कि होगा ही, लेकिन होते हैं इसका मतलब डिफिनिट है कि सत्य नहीं होते हैं। बात समझ गए? थोड़ा पॉज कर, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। तो हमने कहा कि दो सामान्य तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं होते हैं परंतु असत्य होते हैं। इसको समझते हैं क्या है। जैसे हमने कहा कि सामान्य तर्क वाक्य, ऑब्वियसली बात, हम ए और ई की बात कर रहे हैं, ए और ई की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको गंदा नहीं करूंगा, वो अभी पूरे कंसेप्ट के लिए यूज होगा। यही आप देखें, ए और ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य तर्क वाक्य की क्या कंडीशन हो सकती है? या तो ए गलत हो या ए सही हो, दो बात हो सकती है। या फिर हमारे पास ई गलत हो और ई सही, यही तो हो सकता है। चार केस हमारे पास है। यदि ए गलत है, ए गलत है, पहले ए सही पे बात कर रहे थे। ए सही, हम देख रहे हैं कि हमारा डिफिनेशन कर रहा है कि दो सामान्य तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसका मतलब हम कह रहे हैं ए सही है भाई, ए सही है, तो ई का क्या रिलेशन होगा? सामान्य तर्क वाक्य क्या है? ए के साथ रिलेशन ई का क्या है? विपरीत का है। और विपरीत का रिलेशन यही कहता है कि दो सामान्य तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं, इसका मतलब ये सही है, तो ई क्या होगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं सत्य हो ही नहीं सकते हैं। यदि ये सही है तो ये गलत होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि ई सही है, ई सही है, तो ए के बारे में हम क्या कहेंगे, गलत होगा, क्योंकि विपरीत है कि ये सत्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, विपरीत का रिलेशन है। बात समझ गई है। और यदि हम कह दें कि गलत है भाई, ए गलत है, तो ए गलत है तो ये कह रहा है कि असत्य हो सकते हैं। यदि ए गलत है तो असत्य हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ई के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये असत्य है भाई, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि सत्य है। ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन यही कह रहा है, डिफिनेशन यही कह रहा है, सत्य हो सकते हैं। तो हो सकने की मतलब यही है कि कह रहा है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सही और गलत में उलझेंगे, उसको हम एक शब्द देते हैं जिसको कहते हैं अनिश्चित। ठीक है, बात समझ गए। जब ए गलत होगा तो ई क्या होगा, अनिश्चित होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये गलत और सही दोनों हो सकते हैं। इसी तरह यदि ई गलत हो जाए तो ए के बारे में आप क्या कहेंगे, अनिश्चित है। ठीक है, क्योंकि ई गलत है तो ए के बारे में हम कहना चाह रहे हैं, दोनों के बीच का रिलेशन विपरीत का। विपरीत का डेफिनेशन क्या है कि परंतु असत्य हो सकते हैं। तो हो सकने का मतलब ये है कि ये गलत भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकता है, हो सकते हैं भाई, सही भी हो तो हो सकता है, क्योंकि हो सकते हैं बात कह रहा है। तो ई जो है हमारा, यदि गलत है तो ए अनिश्चित होगा, इसी तरह ए गलत है तो हमारा ई अनिश्चित होगा। ठीक है, यहां बात समझ आ गई। चलिए, विपरीत का अंग्रेजी कंट्रारी होता है। बिल्कुल ये सब ध्यान रखने की चीज है, आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं विरोध को। बहुत ही आसान कंसेप्ट है विरोध का। ठीक है, देखिए विरोध क्या है।